हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बताया जा रहा है, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th एकक 6 के जो धातु के निष्कर्ष एवं उनके प्रमुख यौगिक का अध्ययन है, उसके बहुविकल्पी प्रश्नों को समझेंगे और इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को आपको बताएंगे। तो जो पहला बहुविकल्पी प्रश्न हमने आपके लिए रखा है वह कुछ इस प्रकार है। भर्जन का मुख्य कार्य होता है। जो पहला बहुविकल्पी प्रश्न आपको बताया जा रहा है वह कुछ इस प्रकार है कि भर्जन का मुख्य कार्य होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है वाष्पशील पदार्थ को हटाना, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीकरण तथा तीसरा ऑप्शन दिया गया है उपचयन और चौथा ऑप्शन दिया गया है धातुमल बनाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और आपको यही याद करना है कि भर्जन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑक्सीकरण। लेकिन अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर पहले से पता है तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि आपको उन प्रश्नों का रिवीजन हो सके। तो भर्जन का मुख्य कार्य क्या होता है? भर्जन का मुख्य कार्य ऑक्सीकरण होता है। भर्जन का जो मुख्य कार्य होता है वह ऑक्सीकरण होता है। तो चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। अयस्क का प्रगलन का उद्देश्य है। जो अयस्क होते हैं उनके प्रगलन का उद्देश्य क्या होता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑक्सीकृत करना, अपचयित करना, वाष्पशील मल को हटाना तथा मिश्र धातु प्राप्त करना। जो अयस्क के प्रगलन का उद्देश्य होता है वह क्या होता है आपको बताना है। तो अयस्क के प्रगलन का उद्देश्य होता है अपचयित करना। जो बा वाला है अपचयित करना, यह आपका राइट आंसर है। लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूं कि आपको अगर इन प्रश्नों के आंसर पहले से ही पता हो तो आप इनको कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि आपको इन प्रश्नों के उत्तर को वापस से रिवीजन करने का मौका मिल सके। तो तीसरा प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। तांबे का मुख्य अयस्क होता है। तो आपको तीसरे में पूछा गया है तांबे का मुख्य अयस्क क्या होता है। तो पहला आपको ऑप्शन दिया गया है कैल्कोपाइराइड, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कैसिटेराइड, तीसरा ऑप्शन दिया गया है क्रायोलाइट और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है केलामीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कैल्कोपाइराइड। जो तांबे का मुख्य अयस्क होता है कैल्कोपाइराइड होता है। तो आपको याद रखना है कि तांबे का जो मुख्य अयस्क क्या होता है, कैल्कोपाइराइड तांबे का मुख्य अयस्क होता है। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न आपसे कुछ इस प्रकार दिया गया है, देखिए आप। मेलेकाइन मेलेकाइट का अयस्क होता है। मेलेकाइट किसका अयस्क होता है आपसे इस प्रकार पूछा गया है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं। क्या क्या ऑप्शन दिए हैं? लोहे का अयस्क होता है, आपको बा ऑप्शन दिया गया है जस्ते का अयस्क होता है, तांबे का अयस्क होता है या चांदी का अयस्क होता है। तो आपको बताना है कि मेलेकाइट जो होता है यह किसका अयस्क होता है। जो मेलेकाइट अयस्क होता है किसका अयस्क होता है? तो आपको पता होगा कि मेलेकाइट जो अयस्क होता है तांबे का अयस्क होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मेलेकाइट होगा। जो राइट आंसर है वो मेलेकाइट होगा। इसका जो राइट आंसर है वो मेलेकाइट होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। रुकिए मैं इसे सेट कर लेता हूँ। तो चलिए आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। लोहे का प्रमुख स्रोत क्या होता है? जो आपको पांचवा प्रश्न दिया गया है वो कुछ इस प्रकार दिया गया है। लोहे का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं मैग्नेटाइट होता है या बॉक्साइट होता है या होता है मैग्नाइट होता है या मैग्नेसाइट होता है। जो इसका राइट आंसर है लोहे का प्रमुख स्रोत होता है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है। और आपका जो इसका राइट आंसर होगा मैग्नेटाइट। इसका जो राइट आंसर होगा मैग्नेटाइट होगा। जो लोहे का प्रमुख स्रोत होता है मैग्नेटाइट होता है। पांचवा प्रश्न आप देखिए। पांचवा प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया था। लोहे का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो मैग्नेटाइट होता है। छठे प्रश्न को देखते हैं। अयस्कों से शुद्ध रूप से धातु को प्राप्त करने के
कहा जाता है? जो अयस्क होते हैं उनमें से शुद्ध रूप से धातु को प्राप्त करने को क्या कहा जाता है? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं आ शोधन, आपको दूसरा ऑप्शन दिया गया है सांद्रण, निश्चालन तथा जो चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है धातुकर्म। तो आपको बताना है कि अयस्कों से शुद्ध रूप में धातुओं को प्राप्त करने को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा धातुकर्म। तो इसका राइट आंसर होगा धातुकर्म होगा। चलिए 7वें प्रश्न को देखते हैं। हेमेटाइट के सांद्रण की विधि क्या होती है? आपको बताना है जो हेमेटाइट होता है इसके सांद्रण की विधि क्या होती है? जो आपको 7वां प्रश्न है उसमें ऑप्शन दिया गया है धनात्मक पृथक्करण, झाग उत्प्लवन, चुंबकीय पृथक्करण तथा उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा चुंबकीय पृथक्करण। हेमेटाइट जो होता है इसके सांद्रण की विधि क्या होती है? तो चुंबकीय पृथक्करण इसकी सांद्रण की विधि होती है। हेमेटाइट जो होता है इसके सांद्रण की विधि चुंबकीय पृथक्करण होता है। चलिए 8वें प्रश्न को और बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। ऑक्साइड अयस्कों से धातु के निष्कर्षण का सामान्य तरीका कौन सा होता है? जो ऑक्साइड अयस्क होते हैं इनमें से धातु के निष्कर्षण का सामान्य तरीका कौन सा होता है? तो आपको ऑप्शन दिया गया है कार्बन के साथ अपचयन, हाइड्रोजन के साथ अपचयन, एल्यूमिनियम के साथ अपचयन या फिर होता है विद्युत अपघटन विधि। तो आपको बताना था कि ऑक्साइड अयस्कों से धातु के निष्कर्षण का सामान्य तरीका कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन के साथ अपचयन। जो आ वाला ऑप्शन है कार्बन के साथ अपचयन इसका राइट आंसर होगा। ऑक्साइड अयस्कों से धातु के निष्कर्षण का सामान्य तरीका कार्बन के साथ अपचयन होता है। तो चलिए 9वें प्रश्न को और बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आपसे कुछ इस प्रकार पूछा गया है। 9वें प्रश्न को देखिए आप। 9वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है पाइराइड अयस्क को वायु में गर्म करके गंधक को हटाने की क्रिया कहलाती है। तो जो पाइराइड अयस्क होता है इसको वायु में गर्म करके गंधक को हटाया जाता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो आपको ऑप्शन दिया गया है प्रगलन कहते हैं, या फिर आपको ऑप्शन दिया गया है निष्पातन कहते हैं, या फिर आपको जो ऑप्शन दिया गया है अलगम या अमलगमन कहते हैं या भर्जन कहते हैं। जो पाइराइड अयस्क होता है उसको वायु में गर्म किया जाता है जिससे उसमें गंधक हटाने की क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे भर्जन कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भर्जन कहते हैं। 10वां प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। 10वां अयस्कों के प्रगलन के समय गालक का कार्य करता है। जो अयस्क होते हैं इनका प्रगलन किया जाता है तो उस समय गालक का कार्य कौन करता है? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं अयस्क के सरंध्र बनाना या अधात्री हटाना। जो गालक होते हैं उनका कार्य क्या होता है? तो आपको बताना है अयस्कों के प्रगलन के समय गालक का कार्य कौन करता है? तो गालक का कार्य क्या होता है? अयस्कों के सांद्रण बनाना या अधात्री हटाना या अपचयन सुगम करना या धातुमल के अवक्षेप को सही करना। तो आपको बताना था कि अयस्कों के प्रगलन के समय गालक का कार्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा धातुमल का अवक्षेप करना। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा अयस्कों के प्रगलन का। जो अयस्कों को प्रगलन के समय गालक का कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अधात्री हटाना। सॉरी, धातुमल का अवक्षेप नहीं, अधात्री हटाना इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न आपसे कुछ इस प्रकार पूछा गया है। वह पदार्थ जो गैस के साथ प्रतिक्रिया करके गलनीय द्रव बनाता है कहलाता है। आपको बताना है कि वह कौन सा पदार्थ है जो गैस के साथ प्रतिक्रिया करके गलनीय पदार्थ बनाता है। तो जो पहला ऑप्शन दिया गया है गालक या उत्प्रेरक, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है अयस्क या धातुमल। तो आपको बताना था कि कौन सा पदार्थ गैस के साथ प्रतिक्रिया कर कर गलनीय द्रव बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा गालक। जो गालक होता है यह गैस के साथ प्रतिक्रिया करके गलनीय द्रव बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गालक होगा। गालक वह पदार्थ है जो गैस के साथ प्रतिक्रिया कर कर गलनीय द्रव बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा गालक। तो चलिए 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते। 12वां प्रश्न आपसे कुछ इस प्रकार पूछा गया था। देखिए, प्रगलन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से संपन्न होती है। जो प्रगलन की क्रिया होती है वह किस में संपन्न होती है? तो आपको पहला ऑप्शन दिया गया है वात्य भट्टी में होती है, खुले तल की भट्टी में होती है, या सफल भट्टी में होती है, विद्युत भट्टी में होती है। तो आपको बताना है कि जो प्रगलन की प्रक्रिया होती है यह किस में होती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह वात्य भट्टी में होती है। जो प्रगलन की क्रिया होती है यह वात्य भट्टी में होती है।
तो चलिए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न आपसे कुछ इस प्रकार पूछा गया है। 13वें प्रश्न को आप देखिए, निम्नलिखित में से किस खनिज में एल्यूमिनियम अनुपस्थित है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से जो खनिज है वह एल्यूमिनियम में अनुपस्थित है। तो आपको पहला ऑप्शन दिया गया है क्रायोलाइट, माइका या फेल्सपार या फ्लूओस्फर। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा फ्लूओस्फर। निम्नलिखित में से किस खनिज में एल्यूमिनियम अनुपस्थित है। तो आपको राइट आंसर जो होगा फ्लूओस्फर। फ्लूओस्फर में जो है एल्यूमिनियम अनुपस्थित है। तो इस प्रकार आपके 13 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूर्ण होते हैं। तो चलिए अगले रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को देखते हैं। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में आपको पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया है, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण प्रिया अयस्क से किया जाता है। जो एल्यूमिनियम हमें प्राप्त होती है इसका निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण प्रिया किस अयस्क से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बॉक्साइट। बॉक्साइट इसका राइट आंसर होगा। तो आपको याद रखना है कि एल्यूमिनियम जो होता है इसका निष्कर्षण बॉक्साइट अयस्क से होता है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट अयस्क से होता है। एल्यूमिनिया का सूत्र है, एल्यूमिना का सूत्र है, ये आपको बताना है एल्यूमिना का सूत्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा, अन्यथा आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए तीसरे प्रश्न को आप देखिए, कठोर इस्पात बहुत देर तक उच्च ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने पर नरम हो जाता है, यह प्रक्रिया क्या होती है। जब हम कठोर इस्पात को बहुत देर तक गर्म करते हैं तो वह गर्म उच्च ताप पर गर्म करते हैं, मतलब बहुत ताप दिया जाता है और धीरे धीरे उसको ठंडा किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इस प्रक्रिया को जो है तापानुशीलन कहा जाता है। जब जो कठोर इस्पात होता है उसे बहुत देर तक अत्यधिक ताप में गर्म किया जाता है, फिर धीरे धीरे ठंडा कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को तापानुशीलन कहते हैं। आपसे चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछा गया है, मेट में होता है। मेट में आपको बताना है कि मेट में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा, आप देखिए मैं इसको लिख कर दिखाता हूँ क्योंकि इसका सूत्र है। आप देखिए इसका राइट आंसर होगा Cu2। आप भी लिख लेना Cu2S, Cu2S प्लस आपको लिखना है Cu2S प्लस APS, APS आप लिख लेना अपनी कॉपी में Cu2S प्लस APS। मेड जो होता है Cu2S प्लस APS होता है। इसका राइट आंसर होगा Cu2S प्लस APS, Cu2S प्लस APS मेट होता है। तो आपको बताना था कि मेट क्या होता है। तो मेट का राइट आंसर होगा Cu2S प्लस FeS, Cu2S प्लस FeS इसका राइट आंसर होगा। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आपसे कुछ इस प्रकार पूछा गया था कि वायुयान जो होता है, आपने देखा तो नहीं होगा लेकिन आपने फिल्मों में देखा होगा, वायुयान बनाने में मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। जो वायुयान होते हैं इसको बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर होगा निकेलाय। निकेलाय धातु जो होती है आपको लिखना है निकेलाय। आप निकेलाय लिख लीजिए। निकेलाय जो धातु होती है इसका उपयोग वायुयान बनने के लिए किया जाता है। जो निकेलाय धातु है एक मिश्र धातु है, इसका उपयोग वायुयान बनाने में किया जाता है। तो चलिए छठे प्रश्न को देखिए, कॉपर पाइराइड एस्क का सांद्रण विधि के द्वारा किया जाता है। जो कॉपर पाइराइड एस्क होता है इसका सांद्रण किस विधि द्वारा होता है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा झाग उत्प्लवन विधि द्वारा होता है। जो कॉपर पाइराइड एस्क होता है इसका सांद्रण झाग उत्प्लवन विधि द्वारा होता है। प्रज्वलन की प्रक्रिया में होती है, आपको पहला भी पूछा गया था प्रज्वलन की प्रक्रिया किस में होती है। तो प्रज्वलन की प्रक्रिया जो होती है वात्य भट्टी में होती है। जो प्रज्वलन की क्रिया होती है यह वात्य भट्टी में होती है। क्या होती है प्रज्वलन की क्रिया कहाँ होती है। तो वात्य भट्टी में होती है। आठवां प्रश्न आप देखिए। आठवां प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। अब देखिए मेलेकाइट का अयस्क है। जो मेलेकाइट है किसका अयस्क आपसे पूछा गया है। तो मेलेकाइट जो है तांबे का अयस्क है। जो मेलेकाइट है तांबे का अयस्क है। मैं आपको याद रखना है कि मेलेकाइट किसका अयस्क है, तांबे का अयस्क है। CaO गालक है। तो आपको बताना था कि CaO किसका गालक है। तो CaO जो होता है क्षारीय गालक होता है। जो CaO है क्षारीय गालक है। और निस्तापन का मुख्य कार्य क्या होता है आपको बताना है कि निस्तापन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आता है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि यह प्रश्न आपको मैं होमवर्क के तौर पर देता हूँ और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताना है, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप कितने एक्टिव है पढ़ाई के लिए। तो चलिए, आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल एमवी क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब करें, और अगर आप ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। तो चलिए, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।